आज हम सिलेबस अनुसार अध्याय 9 धातु एवं धातुकर्म मेटल एंड मेटलर्जी इसका अध्ययन करेंगे। आप सब परिचित होंगे, आप सब जानते होंगे, अपने दैनिक जीवन में उपयोग किए होंगे या करते होंगे धातु और अधातु का। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि जो पदार्थों का शुद्ध पदार्थ, जो पदार्थ है उसको शुद्ध पदार्थ तथा मिश्रण में वर्गीकृत किया जाता है। तो हम यह भी जानते हैं कि जो शुद्ध पदार्थ तत्व या यौगिक होते हैं। आपने पिछली कक्षा में पढ़ा भी होगा कि तत्व वे पदार्थ होते हैं जिसको अन्य भाग में या अन्य परमाणु में विभाजित नहीं किया जा सकता, और यौगिक वे पदार्थ होते हैं जो दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात पर बने होते हैं। जैसे इसमें शुद्ध तत्व है, ऑक्सीजन एक शुद्ध तत्व है, कार्बन एक शुद्ध तत्व है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, यहाँ सोडियम देख लेते हैं, और एक और शुद्ध तत्व है पोटेशियम है, सोडियम, पोटेशियम, कार्बन, ये एक शुद्ध तत्व है। ठीक, आयरन है, गोल्ड है, ये शुद्ध तत्व है। इसी प्रकार यौगिक में जैसे देखते हैं आप साधारण H2O या हाइड्रोजन का दो अणु, ऑक्सीजन का एक, तो ये H2O एक यौगिक है। और ये NaCl, सोडियम और क्लोराइड, क्लोरीन जो भी इसका सोडियम क्लोराइड बनता है, तो ये यौगिक है, ये शुद्ध तत्व पदार्थ होते हैं। तो तत्व 100 से अधिक जो है आपस में मिलकर हमारे चारों ओर पाए जाने वाले सभी पदार्थ बनाते हैं। जो हम चारों ओर हमारा जितने भी पदार्थ मिलते हैं वो तत्व ही बनाते हैं। तो तत्वों को पुनः धातुओं तथा अधातुओं में वर्गीकृत किया जा सकता है, किंतु क्या यह निश्चित करना आसान है कि कौन सा तत्व धातु है और कौन सा अधातु? ये भी जरूरी है कि चारों ओर जो पदार्थ मिलते हैं इसमें कौन सा धातु है, कौन सा तत्व और कौन सा अधातु है। तो हम इस अध्याय में धातु एवं अधातुओं के पहचानने का जो आधार है और उसको हम जानेंगे या पहचानने का प्रयास करेंगे। तो ठीक है, तो पहले हम सबसे पहले देखते हैं धातुओं के भौतिक गुणधर्म कौन कौन से हैं। व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो इसमें धातु के जो भौतिक गुण है, तो आप पिछले कक्षा में पढ़े होंगे, एक्ट क्लास में भी पढ़े होंगे कि हमने धातु के जो भौतिक गुण है उसमें सीखा जाना कि धातु चमकीली होती है, यानी उसकी जो पृष्ठीय सतह को देखोगे तो वो चमकीली होती है। जैसे सोना है, चांदी है, उसको देखोगे, या फिर आपके पास सिक्के हैं, उसकी पृष्ठीय सतह को देखोगे तो चमकता हुआ दिखाई देगा। और धातु को पीट करके इसकी पतली चादर बनाई जा सकती है या एक पन्नी बनाई जा सकती है, यानी धातु आघात वर्धनीय हो तो उसको हथौड़े से पीट करके पतला चादर बनाया जा सकता है। एक और है, इनका जो पतला बहुत महीन या पतला तार खींचा जा सकता है। जैसे गोल्ड है, उसका और एकदम महीन तार खींचा जा सकता है, यानी धातु का में तन्यता होती है। इसी प्रकार धातुओं की जो ऊष्मा है और विद्युत है उसका चालन करते हैं या सुचालक होते हैं। जो धातु है ऊष्मा और विद्युत का, आपके घरों में वायर जो लगा हुआ है वो धातु का बना हुआ है, जिससे आपकी बिजली चलती है, यानी ऊष्मा का और विद्युत का चालक है। जितने भी बर्तन उपयोग करते हैं धातु का, मान लो बर्तन है तो वो उसमें मिलकर के गर्म हो जाता है खाना पकाने के लिए, या उपयोगी बर्तन है वो भी धातु का बना है। तो धातुओं को जो पीटने पर आवाज़ उत्पन्न भी होती है, धातु जैसे गिरेगा नीचे तो उसका आवाज़, आपके सिक्के है जब से गिरेगा तो उसका आवाज़ आएगा। इस प्रकार धातु में आवाज़ उत्पन्न होती है। और सामान्य सभी धातु जो उच्च ताप पर पिघलती है, यानी धातु का जो ताप है वो उच्च ताप पर ही वो पिघलती है। तो इस प्रकार से धातु का कुछ भौतिक जो गुणधर्म है ये है। ठीक, हम अपने घरों में दैनिक जीवन उपयोग के लिए, खाना बनाने के लिए बहुत सारे धातुओं को उपयोग करते हैं, जिसको आप देख सकते हैं कौन कौन से ऐसे धातु जिसका उपयोग कर रहे हैं खाना बनाने के लिए। इसी प्रकार आप देखेंगे जो चांदी है ये सबसे ज़्यादा ऊष्मा का या विद्युत का चालन करता है, सबसे ज़्यादा चालकता इसमें होती है, लेकिन ये महंगे होने के कारण इसका उपयोग वायर या तार बनाने में इसका उपयोग नहीं करते। अब हम जानते हैं कि धातु आघातवर्धनीय है, तन्य है, ऊष्मा विद्युत का सुचालक होती है, या तथा धातु के ये धात्विक जो गुण है उसमें ध्वनि उत्पन्न होती है। साथ इसके गलनांक व क्वथनांक ऊंचे होते हैं। गलनांक यानी उच्च ताप पर पिघलना और क्वथनांक यानी
ये जो उसका क्वथनांक है यानी वाष्पशील वो उच्च ताप पर भी होता है। किंतु इसमें कुछ गुण अधातुओं के भी पाए जाते हैं, जैसे कार्बन है। कार्बन एक उसका जो अपरूप है हीरा, तो वो ऊष्मा का सुचालक होता है और चमकदार भी होता है। जबकि दूसरा अपरूप है ग्रेफाइट, कार्बन का ही अपरूप, तो वो ग्रेफाइट अधातु की श्रेणी में आता है, वो भंगुर भी होता है, उसको पीटने वो है ना, और दूसरा भी है। तो ये विद्युत का सुचालक है, यानी इसमें ऊष्मा का विद्युत के जो चालकता है वो चालन हो जाता है। ठीक है। इसी प्रकार आयोडीन है, अधातु है, फिर भी इसके जो रवे होते हैं वो चमकदार होते हैं। तो इस प्रकार हम किसी एक गुण के आधार पर तत्व को धातु या अधातु की श्रेणी में रखना है कि नहीं रखना, ये उचित नहीं हो सकता एक ही उसके गुणधर्म के आधार पर। ठीक, क्योंकि हम इसको समझ नहीं पाएंगे कि ये धातु है कि अधातु। तो जैसे हम भौतिक गुणधर्म देखें तो कुछ अधातुओं के भी कुछ धातुओं के समान गुण है, अपवाद स्वरूप मान लो। तो हम अब देखते हैं आगे धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। जैसे हमने भौतिक गुणधर्म में देखा कि धातुओं के जो भौतिक गुण है उसमें काफ़ी समानता तथा कुछ भिन्नताएं हैं, क्योंकि ये लगता है धातु के जो रासायनिक गुण भी ऐसा होगा, लेकिन हम इस धातुओं की जो क्रियाशीलता है उसके विषय में और अधिक जानकारी हमें तब प्राप्त हुई जब हम उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करते हैं। हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि कितने समय पूर्व मनुष्य द्वारा उनका उपयोग किया जा रहा है और उनकी उपलब्धता कितनी है। ठीक, जो उसके भौतिक गुण में समानता कुछ भिन्नताएं हैं, तो हमको लगता है कि रासायनिक गुण में ऐसा होगा, लेकिन हमको इसकी क्रियाशीलता के विषय में और अधिक जानकारी हमें तब प्राप्त होती है जब हम इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करते हैं और हम जानने का प्रयास करते हैं कि कितने समय पूर्व मनुष्य द्वारा उनका उपयोग है वो किया जा रहा है। तो इसमें जैसे सोना है, कुछ धातु के तत्वों के बारे में आपको बताया जा रहा है कि 6000 ईसा पूर्व इसकी प्राप्ति का समय है। तांबा है 4200 ईसा पूर्व, चांदी है 4000 ईसा पूर्व, लेड है 3500 ईसा पूर्व। इसी प्रकार आयरन है 1500 ईसा पूर्व पहले से प्राप्ति है। निकिल है 1751 में प्राप्त हुआ, कोबाल्ट 1739 में, प्लेटिनियम 1735 में, एल्युमिनियम 1825 में, मैग्नीशियम 1808 में, सोडियम 1807 में, ऐसे इसकी प्राप्ति का समय है। इसी प्रकार इनकी जैसे कुछ उपलब्धता है जो ऊपर पट्टी पर, जैसे मान लो गोल्ड का ही जो सोना है वो बहुत पहले प्राप्त हुआ 6000 ईसा पूर्व, तो वो 0.00000031% इसकी जो उपलब्धता है। ऐसे ही आपको अपने जो किताब में 136 में ये पृष्ठ में मिलेगा, जिसका नोट्स आपको भेज भी दिया जाएगा, तो आप इसको अध्ययन कर सकते हैं। इस प्रकार इस सारणी में आप देखेंगे कि धातुओं के जो रासायनिक गुणों में अंतर के कारण इन्हें शुद्ध रूप में प्राप्त किए जाने वाले जो समय में अंतर दिखाई देता है ना। तो इसे समझने का प्रयास करते हैं कि पिछली कक्षा में जो हमने विस्थापन अभिक्रिया का अध्ययन किया था, तो उसमें जैसे कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक के टुकड़े को डालने पर तांबे का विस्थापन होता है, जबकि जिंक सल्फेट के विलयन में तांबे की छीलन डालने पर कोई अभिक्रिया नहीं होती। तो इसमें जैसे इसके बारे में आपको बता दिया जा रहा है और नेक्स्ट क्लास में फिर हम देखेंगे कुछ प्रश्नावली में। आप जैसे विद्यालय आएंगे तो उसमें आपको प्रैक्टिकल के माध्यम से भी इसको समझाया जाएगा कि जो धातु अधिक सक्रिय होता है वो अपने से कम सक्रिय धातु को विस्थापित कर देता है, यानी वो विस्थापित हो जाता है। तो यहाँ जिंक के टुकड़े डालने पर तांबे का विस्थापन होता है, जबकि जिंक के सल्फेट के विलयन में तांबे का छीलन डालने पर कोई अभिक्रिया नहीं होती, यानी जो धातु ज़्यादा सक्रिय है तो वो विस्थापित करता है। ठीक, तो इसमें जैसे सबसे ज़्यादा सक्रिय धातु के बारे में नेक्स्ट क्लास में जैसे हम आपको बताएंगे। जैसे मान लो अभी उदाहरण तो लिथियम है, वो बहुत ज़्यादा सक्रिय है। इसमें प्लेटिनम है सबसे कम सक्रियता श्रेणी में, सोना भी है सबसे कम सक्रिय है, तो सबसे कम प्लेटिनम और सोना भी कम सक्रिय है, चांदी भी कम सक्रिय है, यानी लिथियम, पोटेशियम, सोडियम ये सक्रियता श्रेणी के नीचे क्रम में, अब सबसे उच्चतम क्रम में लिथियम। तो सोना, चांदी, प्लेटिनम को उत्कृष्ट धातु कहा जाता है सोने को, क्योंकि इसकी चमक अन्य धातु से क्रिया बहुत कम करता है, तो ये उत्कृष्ट होती है, इसकी चमक नहीं जाती, इसलिए इसका आभूषण बनाने में भी उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।